श्रीनगर में आज भाजपा की जन आशीर्वाद रैली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे श्रीनगर। बता दें आपको कि रामलीला मैदान में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जाएगा। यहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पहुंचे, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, महिला कार्यकर्ता भी पहुंची थी जिन्होंने स्वागत किया। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और एक तरफ कांग्रेस की भी रैली है, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो वहां पर फूल माला लेकर पहुंचे, बुके देकर स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का। कैसे जनता के बीच में पहुंचना है, जनता का आशीर्वाद कैसे मिले, किन मुद्दों को उपलब्धि के तौर पर रखना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आज कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ताजा अपडेट बताइएगा। जी जया, देखिए जैसे जैसे 2022 का इलेक्शन नजदीक है, वैसे वैसे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति और रोड मैप बनाने में तैयारी कर रही है। और ऐसे में आज दोनों ही राजनीतिक पार्टी यानी भाजपा कांग्रेस की अलग अलग क्षेत्रों में रैली है। भाजपा की जन आशीर्वाद रैली श्रीनगर में है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ तमाम दिग्गज नेता भी वहां पर हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और सरकार की उपलब्धि और जो विकास की योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जाए और सरकार की उपलब्धि जनता को बचाने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से भाजपा चुनावी रणनीति के हिसाब से चल रही है। वहीं दूसरी बात करें अगर जया, तो खटीमा जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र है, तो कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज विधानसभा क्षेत्र खटीमा से करने जा रही है। उनकी भी एक बड़ी रैली है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज वहां जुटे हैं। तो इस पूरी रूपरेखा से ये अंदाजा लगाइए कि अब 2022 की जिस तरह से समय नजदीक है तो उसको लेकर पूरे एक्टिव मोड पे यहाँ दोनों पार्टी नजर आ रही है। जिसके अलग भाजपा की श्रीनगर में रैली है तो कांग्रेस की खटीमा में एक परिवर्तन यात्रा की वो शुरुआत कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आपको बाकी कार्यक्रम की डिटेल भी बता देते हैं। 1:35 पर श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर सीएम पहुंचेंगे और इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि सीएम वीरचंद सिंह गढ़पाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही 3:10 पर सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एएसपी ने पुलिस जवानों को फटकार लगा दी। दरअसल पुलिस थाने में बरसात के सीजन को देखते हुए मॉक ड्रिल नहीं करवाई जा रही थी, जिस पर एएसपी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल को लगातार करते रहना चाहिए ताकि आपदा जैसी किसी भी स्थिति में जरूरत के वक्त पुलिस कर्मियों को रेस्क्यू में परेशानी न हो। दूसरे को बचाओगे, दूसरे को तभी तो बचाओगे ना खुद को बचाओगे। पहले तो खुद को बचाओगे कैसे? आपको तो रोक की नोट लगाना भी नहीं आ रहा। कर लिया ना खुद को जज सबने, अभी कर लिया ना 1 घंटे में। आप देख लो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कुछ भी होता है तो कौन जाएगा? रेस्क्यू करोगे, दूसरे को बचाओगे, दूसरे को तभी तो बचाओगे ना खुद को बचाओगे। पहले तो खुद को बचाओगे कैसे? आपको तो रोक की नोट लगाना भी नहीं आ रहा। कर लिया ना खुद को जज सबने, अभी कर लिया ना 1 घंटे में। आप देख लो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कुछ भी होता है तो कौन जाएगा? तो मॉक ड्रिल ना करने को लेकर फटकार लगाई गई है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं थाने की, जहां पर एएसपी पहुंची तो उन्होंने बताया कि क्या फायदे होते हैं मॉक ड्रिल करने के। अगर आपदा के समय में आप मॉक ड्रिल लगातार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको पता होता है कि लोगों का रेस्क्यू कैसे करना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। तो इसलिए समय समय पर मॉक ड्रिल की आवश्यकता होती है, पुलिस विभाग को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और ऐसे थानों में जहां पर मॉक ड्रिल नहीं हो रहे थे वहां पर एएसपी पहुंची थी और उन्होंने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। उधर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का धरना आज भी जारी है। तीर्थ पुरोहितों के धरने का आज 50वां दिन है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की तस्वीर अब आपको हम दिखाएंगे, जहां पर पुरोहितों का धरना जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर दिया जाता उनका धरना चलता रहेगा। तो गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, 85 दिन का समय हो चुका है।
धरना देते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग हो रही है और इसी को लेकर पुरोहित धरने पर बैठे हुए हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित आज भी जो है अपना क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं और ये लगातार जो है चलता रहेगा जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हो जाता है। वहीं रुद्रपुर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है और पुलिस ने एक युवक को नशे के 265 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशीली चीजों की तस्करी के आरोप में फरार चल रहा था और किशन गंगवार के लिए काम करता था। हाल ही में किशन गंगवार के मेडिकल और घर पर हुई छापेमारी के दौरान 2 बैग से नशीली इंजेक्शन बरामद की गई थी। इसके बाद ये अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। सूचना मिली कि एक युवक जो रीछा जनपद बरेली से संबंधित है, ये कुछ नशीले इंजेक्शन वगैरह लेके आ रहा है। तो हमारी टीम ने इसको ट्रैप कर लिया और रोडवेज बाईपास के पास इसे पकड़ा। इसके पास से हमें 265 इंजेक्शन बरामद हुए और जब इससे हमने पूछताछ करी तो इसके द्वारा बताया गया कि जो किशन गंगवार जो ये रामपुरा का रहने वाला है, ये जो है इससे सप्लाई करवाता है। उधर बारिश की वजह से जोशीमठ के चीन सीमा से लगते इलाके के लोग परेशान हैं। चीन सीमा से लगते 17 गांवों में 21 दिनों से बिजली नहीं है, जिस वजह से लोग अंधेरे में ही रात गुजार रहे हैं। दरअसल पहाड़ी दरकने की वजह से बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की वजह से इनकी मरम्मत नहीं हो पाई। हालात इतने खराब हैं कि बिजली विभाग अब धौली गंगा पर रस्सियों के सहारे बिजली के पोल को नदी पार लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। कोशिश की जा रही है कि बिजली की सुविधा लोगों को मिले, लेकिन पहाड़ी दरकने की वजह से कई पोल क्षतिग्रस्त हुए और इसके बाद अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सके। वहीं यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने धारचूला के आपदा प्रभावित जुम्मा गांव का दौरा किया। यूकेडी ने मांग की है कि सरकार को आपदा प्रभावितों का फौरन पुनर्वास कराना चाहिए। दरअसल काशी सिंह एरी ने कहा कि साल 2010 में तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलकर विस्थापन का सुझाव भी दिया गया। 2010 में सरकार ने 350 गांव संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों को चिन्हित भी किया था, मगर आज तक इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। 2010 की याद दिलाता हूँ। 2010 में करीब 350 गांव ऐसे थे चिन्हित, जो सरकार ने खुद चिन्हित किए कि इनका पुनर्वास होना है, लेकिन आज तक एक गांव नहीं हुआ। उसके बाद कितने ही गांव इस जद में आ गए हैं। मेरे ख्याल से 500-600 से ज़्यादा गांव पुनर्वासित होने की स्थिति में हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और केंद्र सरकार तक कोई प्रस्ताव नहीं गए हैं कि इनका पुनर्वास होना है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी पहुंचे यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आकर सिर्फ बड़ी बातें कर रही है, जबकि उनका यहां पर कोई अस्तित्व नहीं। जब बिजली पानी की जो बात है, निश्चित तौर पर हम तो यहाँ बिजली हम पैदा करते हैं, पानी हमारे यहाँ से आता फ्री का है। तो जो दिल्ली वाले तो वो खाली बहाना है। दिल्ली का जो प्रदेश है उतना तो हमारे विधानसभा क्षेत्र, देवप्रयाग की विधानसभा क्षेत्र जितना उसका क्षेत्रफल है, तो दिल्ली वालों की बात तो हम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है। जो आपका अपना क्षेत्रीय दल है उसको मजबूत करिए, जब तक वो क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होगा। क्योंकि फ्री में आप लोग भी कुछ देने जा रहे हैं? अगर आपने देखिए, हमारा साफ कहना है कि बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा और प्रत्येक परिवार को एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं पर गाज गिर सकती है जो बेहद कम एक्टिव रहते हैं। दरअसल 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्शन मोड में है और वजह है कि ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार हो रही है जो कि पार्टी के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो ऐसे लोगों पर अब कांग्रेस एक्शन करने जा रही है। विभागों में और कुछ प्रकोष्ठों में या कुछ जगह आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय बड़ी चुनौती है, चुनाव की चुनौती है। विधानसभा चुनाव सामने है और कुछ संगठनों को निश्चित रूप से हमको सक्रिय करना है, उसके लिए लगे भी हैं। और 70 विधानसभाओं में हमने संगठन को सक्रिय करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बूथ कमेटियां बनाने के लिए 70 सचिवों को हमने प्रभारी बना रखा है।
और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, जोशीमठ से बड़ी जानकारी है। जोशीमठ में खेल स्टेडियम की मांग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त स्टेडियम की मांग को लेकर अनशन पर ग्रामीण हैं, अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर ग्रामीण हैं और रवि ग्राम में खेल स्टेडियम की मांग की जा रही है। इसी को लेकर अनशन पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर ग्रामीण हैं। उनका कहना है कि स्टेडियम की मांग हम काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है और ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं उत्तरकाशी में प्रशासन ने भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की है। इस दौरान आपदा राहत टीमों के कामों की जांच की गई। दरअसल मॉक ड्रिल करने का मकसद ये था कि अगर भूकंप आता है तो उस समय अलग अलग विभाग मिलकर कैसे तालमेल के साथ काम करते हैं। और ये देखिए मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तैयारियों को परखा गया है। भूकंप की सूचना पर मॉक ड्रिल कराई गई। अगर भूकंप आता है तो फिर किस तरीके से अलग अलग विभाग और उनके कर्मचारी काम करेंगे, उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल कराई गई थी। रुड़की में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अब जल की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। दरअसल नमामि गंगे के सहयोग से कार्यालय में वाटर लैब बनाई गई, जिसमें कि गंगा उद्योगों और ग्राउंड वाटर के नमूनों को जांच के लिए भेजा जा सकता है। महज 3 दिन में पानी की गुणवत्ता का पता भी चल सकेगा। नमामि गंगे के सहयोग से बनी है। इससे पहले जो लैब थी हमारी बोर्ड मुख्यालय देहरादून में थी, सेंट्रल लेबोरेटरी थी, और हमारे जो भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करते थे, चाहे गंगा के इंडस्ट्री के सारे हमारे देहरादून जाते थे। देहरादून जाने और आने में समय के साथ साथ हमारी जो मैन पावर है उसकी भी बचत होगी। अब हम लोगों ने कल यहाँ पर लैब स्टार्ट की है, जिसमें हमारे गंगा के सारे नमूने, उद्योगों के नमूने और ग्राउंड वाटर के जो नमूने हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में MI-17 विमानों को उतारने के लिहाज से हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। भराड़ीसैंण में निर्माणाधीन हेलीपैड पर MI-17 उतर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर गुरुवार को भारतीय एयरफोर्स की टेक्निकल टीम भराड़ीसैंण पहुंची और यहां पर हेलीपैड एरिया का निरीक्षण किया गया। टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भी देगी। दरअसल भराड़ीसैंण में 280 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े क्षेत्रफल में हेलीपैड का निर्माण हो रहा है और यहां एक साथ 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अला ने इस बात की जानकारी भी दी। और अब आपको देहरादून से बड़ी जानकारी दे, कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय में निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। साथ ही महाविद्यालय तक जाने के लिए परिवहन बसों में भी राहत होगी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। खड़खड़ी इलाके में एक बार फिर से गुलदार दिखाई दिया। ये इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व से लगता है। जिस जगह गुलदार नजर आया है वो राजाजी टाइगर रिजर्व के ही दीवार हैं। गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि वन विभाग भी अब सतर्क हो चुका है। वहीं पिथौरागढ़ के आसपास एक बार फिर से गुलदार ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से गुलदार दिखाई दे रहा है। एक घर के बाहर घूमता हुआ गुलदार सीसीटीवी में कैद हुआ। गुलदार बकरियों और दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन आबादी वाले इलाके में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत पर डॉक्टर और मरीज के परिजन आमने सामने आ गए। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रबंधन के तीमारदारों पर उनसे मारपीट के साथ ही अभद्रता का आरोप है। तीमारदार और प्रभारी PMS ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर 4 नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। सबसे पहले इनका स्टाफ का मिसबिहेव था। इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया और कह रहे कि जब पैसे नहीं थे तो एडमिट क्यों करता। और उसके बाद जब मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बाद इनकी आधे घंटे तक का एक्टिंग चल रही थी। मतलब जब डेथ हो गई थी उसके बाद कम से कम इन्होंने 6 दवाइयाँ लगातार डाली। ECG करवाते, ECG में पूरी लाइनिंग आ रही थी, लेकिन ये पंपिंग कर रहे थे और हमें ये दिखाना चाहते थे कि ECG चल रही थी। वो मरीज सेप्टिसेमिया से पीड़ित थे, जो कि एक गंभीर समस्या है। इसके बाद उनके परिजनों ने मेरे साथ
गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मेरे ये गले में भी मारपीट करी, जिसका कि ये है मारपीट क्या, उससे किसी चीज़ नुकीली चीज़ से उन्होंने प्रहार किया और गालियां देते रहे। ऐसी गालियां कि शायद मैं किसी को सामने नहीं कह पाऊँ।